हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन का वन शॉट वीडियो। ये बिल्कुल ही शॉर्ट रहने वाला है, तो चलिए और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता देते हैं कि सॉल्यूशन बना होता है दो कंपोनेंट से। सॉल्यूशन बना होता है दो कंपोनेंट से, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। अब यहाँ पे अब ये तो 9th क्लास से ही पढ़ते आए हैं कि दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है सॉल्यूशन। एक कंपोनेंट है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट है सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट ज़्यादातर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट, और दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं। यहाँ पे आपको जो ये दिखेगा ये है आपका सॉल्यूट, और यहाँ पे दूसरा वाला रहेगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने सॉलिड सॉल्यूट ले लिया और सॉलिड ही सॉल्वेंट ले लिया तो वो रहा हमारा एलॉयज़। एलॉय हमारे पास मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या आप पढ़ते आए हो जैसे कि ब्रास। ठीक है, अब उसके बाद आया गैस इन सॉलिड। हाइड्रोजन को अगर पैलेडियम के सरफेस पे डाल दिया जाए तो वो गैस इन सॉलिड है। ये बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन को पैलेडियम के सरफेस पे डाला जाता है और कैटलिस्ट में यूज़ भी किया जाता है। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है अमेलगम ऑफ Hg विद Na। मरकरी का अमेलगम, जब हम सोडियम मेटल के साथ मरकरी को डाल के बनाते हैं तो वो अमेलगम कहलाता है, मरकरी का सोडियम के साथ। ठीक है, तो दिस इज़ अमेलगम ऑफ Hg विद Na। ठीक है, ये लिक्विड इन सॉलिड। यहाँ पे सॉल्यूट जो है लिक्विड है और सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है। गैस इन गैस। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जितने भी हैं ये हमारे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और ये हो गया आपका गैस इन गैस। लिक्विड इन गैस। CHCl3 इन अमोनिया, CHCl3 इन नाइट्रोजन। CHCl3 आपका हो जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में डाल दो, क्लोरोफॉर्म लिक्विड के फॉर्म में ले लिया और हमने यहाँ पे नाइट्रोजन गैस में से डाल दिया तो वो लिक्विड इन गैस हो गया। सॉलिड इन गैस। कपूर को हमने नाइट्रोजन गैस में डाल दिया तो वो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल आ गया। सॉलिड इन लिक्विड। शुगर को हमने वाटर में डाल दिया तो वो सॉलिड इन लिक्विड हो गया। लिक्विड इन लिक्विड। इथेनॉल को वाटर में डाल दो, एसिड को वाटर में डाल दो, तो सारे ही लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। गैस इन लिक्विड। किसी भी गैस को पानी में डाल दो। एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब इसी से तो बना, गैस इन वाटर से। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर किसी सॉल्यूशन में चीनी डाल दी, हमने शुगर इन वाटर डाला है, तो शुगर इन वाटर के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है शुगर का पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, मतलब पूरे के पूरे सॉल्यूशन में कितना शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है, हमें कैसे पता लगेगा, इन मेथड से। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड हमारे पास आ रहा है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कि हमने यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 26 ग्राम शुगर ऐड की है। इन केस वी हैव एडेड 26 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो आपका टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, शुगर प्लस वाटर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि 126 ग्राम। यहाँ पे 100 ग्राम लेने की गलती मत करना, ये सिर्फ सॉल्वेंट है। तो टोटल हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा 126 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट 26 डिवाइडेड बाय 126, क्योंकि परसेंटेज है तो हमने इसे इनटू 100 कर दिया, तो ये हो गया हमारा मास परसेंटेज इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो उसके बाद हमारे पास बेटा आ रहा है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज भी कुछ नहीं है, वो भी बिल्कुल मास परसेंटेज जैसा है, बस यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, वॉल्यूम ले लेते हो डिनोमिनेटर में। इंस्टेड ऑफ वहाँ पे आप मास ले रहे थे सॉल्यूशन का डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आप मास की जगह क्या ले लोगे, वॉल्यूम ले लोगे डिनोमिनेटर में। बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो गया आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सॉरी नॉट वॉल्यूम परसेंटेज, दिस इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे मास हम न्यूमरेटर में ले रहे हैं और वॉल्यूम हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो उसके बाद हमारा आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपका है जिसके अंदर आप डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम लेते हैं और न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम लेते हैं। वो हो जाएगा आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में जो है वॉल्यूम ही रहता है, दैट इज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों का एक एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 20 ग्राम सॉल्ट ले लिया इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 20 ग्राम सॉल्ट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमने मास में लेना है अपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमने वॉल्यूम में लेना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया, तो यहाँ पे आपको 100 मिलीलीटर वाटर की जगह पूरा सॉल्यूशन ही गिवन होगा, तो 100 इंटू
100, तो इस तरीके से आप निकालेंगे। और यहाँ पे प्रेफरेबली आप यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर्स ले लीजिएगा। हाँ, यहाँ मिलीलीटर में है तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज जस्ट लाइक योर परसेंटेज। आप मार्क्स कैसे फाइंड आउट करते हो कि जितने मार्क्स आए उसमें से हमने क्या कर दिया, जितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, तो ऐसी परसेंटेज फाइंड आउट की जाती है ना। उसके बाद हमारे पास आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स क्या होते हैं, सबसे पहले मास बाय में मोलर मास, गिवन मास जो आपको होगा क्वेश्चन में, और मोलर मास जो है आपको उस चीज़ का जितना भी मोलर मास होगा वो आपका नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स लेते हो, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज मोलैरिटी। मोलैरिटी के बच्चे यूनिट है कैपिटल मोल्स पर लीटर, और मोल्स पर लीटर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो ये है आपका मोलैरिटी। अब हम बात करते हैं मोलैलिटी के बारे में, जो कि एक और मेथड है जो कि कॉन्सेंट्रेशन को ही बताता है। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे हमने मोलैरिटी में देखा था कि नीचे हमने सॉल्यूशन लिया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पर हम यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह क्या लेते हैं बेटा, सॉल्वेंट लेते हैं। तो ये एक मेथड है जिसमें सॉल्वेंट लिया जाता है इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन, वरना ज़्यादातर सारे मेथड में हम सॉल्यूशन ही देखते हैं, सॉल्वेंट नहीं देखते। तो यहाँ पे हमने मोल्स लेना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना वेट है हमारा सॉल्वेंट का केजी में वो लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं कवर कर रही हूँ ये वीडियो, बिल्कुल ही 15-20 मिनट का वीडियो बना रही हूँ ये, तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्दो ऐड नहीं किए हैं इस वीडियो में, पर वो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, सारे टॉपिक्स हम जो है उसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कोई भी दो कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे सॉल्यूशन में हमने मान लिया एक कंपोनेंट है हमारा A और दूसरा कंपोनेंट है B, तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन है XA एंड XB। वैसे काई होता है लाइक दिस, काई एंड दिस, काई B, काई A और काई B, दो कंपोनेंट है हमारे A और B, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मोल फ्रैक्शन है हमारे। XA और XB यहाँ कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे आप चेक करेक्ट भी कर लीजिए कि ये टू कंपोनेंट्स A और B हैं, XA और XB नहीं है, ठीक है। तो XA जो हमारा काई A है बेसिकली, तो काई A कितना होगा, मोल का फ्रैक्शन है। यहाँ पे मोल का फ्रैक्शन मतलब जितना हम जिस कंपोनेंट का मोल निकाल रहे हैं, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसको न्यूमरेटर में ले लो, और टोटल कंपोनेंट्स आपके डिनोमिनेटर में ले लो, तो वो हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल मोल फ्रैक्शन ऑफ component A, mole fraction of component A, Na divided by Na plus Nb, Na divided by Na plus Nb, तो ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B है Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। तो टोटल मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा हमेशा काई A प्लस काई B का जो भी मोल फ्रैक्शन होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। इन दोनों का मोल फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो एक और हमारे पास आ रहा है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग, दिस इज़ पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है बच्चे, पार्ट्स पर मिलियन जैसे कि हम परसेंटेज निकालते हैं वो इंटू 100 होती है, पार्ट्स पर मिलियन मिलियन कंपोनेंट्स में से कितने पार्ट्स, तो इंटू हम 10⁻⁶ कर देते हैं यहाँ पे। जैसे हमने एक कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट इंटू 10⁻⁶, तो ये हो गया हमारा सिंगल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट्स इंटू 10⁻⁶, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि मिलियन है तो हमने यहाँ पे इंटू कर दिया 10⁻⁶, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कितना मैक्सिमम अमाउंट किसी चीज़ का डिजॉल्व हो सकता है पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। शुगर का सॉल्यूशन हम बात करें, शुगर सॉल्यूशन की बात करें, तो शुगर सॉल्यूशन में कितनी शुगर है, कितनी शुगर डिजॉल्व है वो बताएगा उस शुगर की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन में कितनी है, ठीक है, इन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करा दूंगी तो जो नहीं भी हुई है डिजॉल्व वो भी डिजॉल्व हो जाएगी। कैसे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में इंक्रीज हो जाती है, वो हम अभी बात करते हैं। गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये दो चीज़ें हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम गैस इन लिक्विड देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक में यही तो होता है, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व किया गया है, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व किया गया है, सील किया जाता है हाई प्रेशर पे। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को हमेशा हाई प्रेशर पे सील किया जाता है, तभी उसमें गैस जो है डिजॉल्व होती है। गैस कैसे डिजॉल्व होती है,
गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि जितना प्रेशर गैस के ऊपर लगाया जा रहा है उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। अगर मैं उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को बाहर गर्मी में रखूँ तो उसकी गैस जल्दी एस्केप हो जाएगी, और वही मैं उस गैस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को फ्रिज में रख दूँ तो उसकी गैस जो है ज़्यादा देर तक एस्केप नहीं होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी गैस के लिक्विड में क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको एक हम एक्सप्रेस करते हैं एक लॉ से, इसी चीज़ को, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, कि जो हमारे पास गैस का पार्शियल प्रेशर है सॉरी, गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर है अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, यहाँ पे गैस है सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर, इसका हम पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा कि इसके कितने, गैस के कितने मोल्स हैं, कितना दबाव दे रही है वो लिक्विड के ऊपर, कितने मोल्स हैं। तो यानी कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहाँ मैं दोबारा लिख देती हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, विच इज काई, बेसिकली मैं एक्स बोल देती हूँ। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट आता है। अब ये देखिएगा, हेनरीज कांस्टेंट को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, तो हेनरीज कांस्टेंट यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स गैस, यानी कि अगर मैं बात करूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट। तो यानी कि जितनी ज़्यादा हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ये है हमारा हेनरीज लॉ, जो कि पूछा जाता है बहुत बार। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, अगर मैं बात करूँ शुगर को पानी में डिज़ोल्व करने की, तो शुगर को अगर हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं बेटा, तो शुगर की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे और ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व होगी। कैसे? देखो हमारे पास क्या होता है ना, जब हम पानी में चीनी को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये सिचुएशन होती है, ये हमारा पानी है जिसके बीच में वैकेंट स्पेसेस है। अब शुगर ने आके ये सारे के सारे वैकेंट स्पेसेस क्या कर लिए, ऑक्यूपाई कर लिया। हम स्पेस है ही नहीं इस टेम्परेचर पे, पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो यहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स जो हैं ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है अब यहाँ पे खाली ज़्यादा होगा, तो मतलब वो दूर दूर हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे, इधर उधर भागने लगते हैं, तो जैसे से ज़्यादा शुगर आ सकती है। पर जैसे ही वो कूल होगा वापस से शुगर बाहर आ जाएगी। आप गुलाब जामुन के आसपास की चाशनी को देखिएगा, वो यही एग्जाम्पल है। जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं वो वापस वहीं का वहीं आ जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है सॉलिड इन लिक्विड का, कि हम अगर बात करें टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दे, वापस से वही टेम्परेचर ले आए तो शुगर जो है बाहर आ जाती है। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ली चैटलर्स प्रिंसिपल फॉलो करता है। ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, कि रिएक्शन उस साइड जाएगी जहाँ पे हमारे पास, मतलब रिएक्शन को किसी भी तरह खुद को उसमें रखना है, मतलब रिएक्शन ये मान लो खुद को एक तरीके से, अगर मान लो रिएक्टेंट्स हमारे जहाँ कम है तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ रिएक्टेंट्स ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम में रखना है रिएक्शन को बेसिकली खुद को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ली चैटलर प्रिंसिपल कहते हैं, एक्सोथर्मिक अगर हमारी कोई चीज़ है तो हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक के केस में हमारे पास हीट इज रिलीज। तो इस केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे, इन केस या टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर आई है भाई, हीट रिलीज़ हो रही है, और टेम्परेचर दोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में। एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो अब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर की ज़रूरत है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो अब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो अगर अब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये ली चैटलर प्रिंसिपल भी फॉलो करता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी, जो हमने अभी बात किया है, सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने अभी बात किया है, गैस इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं, एक लॉ होता है राउल्स लॉ, जो उसे फॉलो करते हैं वो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास मिक्सिंग की अगर मैं बात करूं कि कितनी हीट मिक्स होने पे चेंज हुआ, हीट का एंथैल्पी का कितना चेंज हुआ, तो वो ज़ीरो होता है। इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं आता है, वो भी ज़ीरो है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इन्हें सेपरेट आइडियल सॉल्यूशन को
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इन्हें सेपरेट कर सकते हो, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेक्सेन एंड हेप्टेन जो है एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो होते हैं, एक जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एक राउल्ट्स लॉ से हमारी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब ये राउल्ट्स लॉ है क्या, चलिए अब हम राउल्ट्स लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आप लोगों को यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल तो बता दिया, पर आपको राउल्ट्स लॉ नहीं बताया मैंने। चलिए मैं आपको राउल्ट्स लॉ भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास राउल्ट्स लॉ है बेटा, राउल्ट्स लॉ, ये लॉ कहता है कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का किसके इक्वल है, प्रेशर इन प्योर फॉर्म, प्रेशर इन प्योर फॉर्म इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन। यानी कि किसी भी चीज़ का पार्शियल प्रेशर हेनरीज लॉ में जैसे हम बात कर रहे थे मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे प्योर फॉर्म के अंदर जो उसका, जैसे कि हमारे पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी, हमारे पास किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो अब वो जब सॉल्यूशन में है तो उनके हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। जब तक वो सॉल्यूशन में है और हम उनके प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, रियली वेरी सॉरी, वो थोड़ा सा कुछ प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आ गया था। चलो हम राउल्ट्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे। राउल्ट्स लॉ बेटा ये कहता है कि हमारे पास किसी दो कंपोनेंट, हमारे पास ए और बी है, ठीक है, दो कंपोनेंट का ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम अगर इसका प्रेशर बात करें तो प्योर कंपोनेंट जब ये प्योर फॉर्म में, अभी मिक्स नहीं किया हमने बी के साथ, तो पी ए नॉट, इसका प्योर फॉर्म में पी बी नॉट, अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो इसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, क्योंकि पार्शियली, क्योंकि बी के साथ मिक्स में है, तो पार्शियल प्रेशर पी ए और इसका पार्शियल प्रेशर पी बी, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर इन प्योर फॉर्म आएगा, और यहाँ पे हमारे पास इसी तरीके से पी बी क्या होगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया राउल्ट्स लॉ। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल की बात करूँ, टोटल प्रेशर की, टोटल वेपर प्रेशर, कितना प्रेशर टोटल वेपर का, आप देखिएगा ना पार्शियल प्रेशर कितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा कंपोनेंट ए पूरे के पूरे सॉल्यूशन पे, किस पे डिपेंड करेगा कि प्योर फॉर्म में उसका प्रेशर कितना है और उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, वही बताएगा ना कि वो कितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा पूरे के पूरे सॉल्यूशन पे। तो पी टोटल हमारा पी ए प्लस पी बी है, यानी कि पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये हमारा पी टोटल है, ठीक है बच्चे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम बात कर रहे थे। जो राउल्ट्स लॉ पूरी तरह ओबे करते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को पूरी तरह ओबे करते हैं, वो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जिनमें एंथैल्पी मिक्सिंग और वॉल्यूम मिक्सिंग ज़ीरो होती है। हेक्सेन और हेप्टेन हमारा आइडियल सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हेक्सेन और हेप्टेन, यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन का। आइडियल सॉल्यूशन को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि कोई उनमें एंथैल्पी का चेंज नहीं आ रहा मिक्स करने पे, ना ही वॉल्यूम का चेंज आ रहा है। उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। पहली बात तो अब दो हैं, या तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकते हैं राउल्ट्स लॉ से, या फिर वो नेगेटिव डेविएशन शो कर सकते हैं राउल्ट्स लॉ से। अब जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, उनकी एंथैल्पी पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव है। जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनकी एंथैल्पी नेगेटिव है और वॉल्यूम भी क्या है आपका, नेगेटिव है। उनकी एंथैल्पी नेगेटिव है और वॉल्यूम भी क्या है आपका, नेगेटिव है। तो यह हमारे पास, और पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डेविएशन का हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा इथेनॉल और वाटर। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना। नेगेटिव डेविएशन में जनरली आपको एसिड और वाटर का मिक्सचर मिलता है, और ये बनाते हैं एजियोट्रॉप्स, तो दोनों ही बनाते हैं। एजियोट्रॉप्स जो होते हैं दोनों ही बनाते हैं। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो होते हैं, एजियोट्रॉप्स जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, और ये दोनों ही एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। एक एजियोट्रॉप हमारे पास बनेगा मिनिमम बॉइलिंग और एक बनेगा हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग। कैसे बनेगा मैं अभी आपको बताती हूँ। मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग क्या बनेगा, यहाँ पे एजियोट्रॉप्स भी आपको अच्छे से क्लियर करते हैं और मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग भी क्लियर करते हैं, तभी आपको जो है क्लियर होगा कि व्हाट इज़ एजियोट्रॉप एंड व्हाट आर मिनिमम बॉइलिंग।
एंड व्हाट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, करते हैं पर वो डेविएशन शो करते हैं, या तो वो पॉजिटिव या फिर वो नेगेटिव। अब हम बात करने वाले हैं कि वो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, और यहाँ पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में पॉजिटिव डेविएशन वाला मिनिमम बॉइलिंग और ये मैक्सिमम बॉइलिंग, ये सब क्या है। ठीक है, हमें इसके बारे में बात करना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमने बात किया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक वो मिक्सचर होता है हमारे पास 2 और मोर लिक्विड जिसमें हम मिक्स करते हैं, 2 और मोर लिक्विड्स जिसमें हमारे पास सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जिनके 2 और मोर लिक्विड्स हैविंग सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स, 2 और मोर लिक्विड्स हैविंग सिमिलर boiling points, 2 or more liquids having similar boiling points, ये क्या बनाते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब हमारे पास 2 लिक्विड्स हैं जिनके सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है पॉजिटिव डेविएशन वाला, पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग। मिनिमम boiling एजियोट्रॉप्स। अब नाउ व्हाट इज दिस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखिए बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होता है, अब यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव डेविएशन जो है ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव डेविएशन का जिनका वेपर प्रेशर एज प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ ज़्यादा होता है। पॉजिटिव डेविएशन वो लिक्विड शो करते हैं जिनका वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ ने जितना प्रिडिक्ट किया उससे ज़्यादा। वेपर प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर ऊपर लिक्विड के सरफेस पे अगर ज़्यादा लगेगा तो बॉइलिंग कम होगी ही होगी, तो यानी कि मिनिमम बॉइलिंग। तो यहाँ पे कौन से एजियोट्रॉप बनेंगे, मिनिमम बॉइलिंग, और एजियोट्रॉप्स ही तो बॉइलिंग पॉइंट से कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेंगे। अब हमारे पास इंटरैक्शन अगर ए की और बी की ज़्यादा है, ए की इंटरैक्शन और बी की इंटरैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए बी इंटरैक्शन, तो यहाँ पे जो हमें एजियोट्रॉप मिलेगा वो भी कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। ए की और बी की इंटरैक्शन अगर ए बी से ज़्यादा है तो हमें पॉजिटिव डेविएशन वाला एजियोट्रॉप ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, अगर मैं बात करूँ सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरैक्शन अगर वीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, यानी कि इन दोनों की अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अलग से ये ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं इनके कंपैरिजन में, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो वो हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। और मैक्सिमम बॉइलिंग भी आपको बिल्कुल मिनिमम बॉइलिंग की तरह आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग कैसे, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर एज प्रिडिक्टेड बाय राउल्स लॉ कम होता है तो कौन सी मैं बॉइलिंग ज़्यादा होगी, तो कौन से एजियोट्रॉप फॉर्म करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऑल्दो ये वीडियो मुझे बिल्कुल शॉर्ट में बनानी है 15 मिनट्स की, पर फिर भी मुझे लगता है कि बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो फिर तो भाई मेरा ही मन नहीं मानता है, तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ उन चीज़ों को। पर फिर भी आपको कहीं कोई चीज़ समझना है तो बेटा प्लीज़ फ्री टू आस्क। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि किस पे डिपेंड करती हैं, विच डिपेंड्स अपॉन दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नेचर पे डिपेंड नहीं करती है बेटा, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, तो आपको वहाँ पता होना चाहिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। नमक ऐड कर देना पानी के अंदर, सॉल्ट इन वाटर ऐड कर देना,
तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट इन वाटर ऐड करते ही पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, वही पानी 100 से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे आके बॉयल होने लगेगा। तो वो हमारी कॉलिगेटिव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, विच इज़ अगेन अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम बिल्कुल शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर कंप्लीट। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर का कुछ चेंज आएगा जब सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं। अर्लियर उसका टेम्परेचर अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे था, तो अब कुछ पॉइंट्स जो होंगे इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल वाइल कुकिंग एग्स या कुछ भी कुक करते टाइम नमक ऐड कर दो तो वो चीज़ जल्दी कुक हो जाती है क्योंकि अब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास TB, टेम्परेचर का डिफरेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो KBM आ गया, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली डेल्टा TF हमने KFM आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब नमक ऐड करता है कुल्फ़ी वाला अगर, तो क्यों ऐड करता है कि जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए आइस का, वो लोअर होके -7 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि आइस ज़्यादा देर तक पिघलेगी भी नहीं। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कोई हम, ये कब की बात है कि अगर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं हम किसी अगर सॉल्यूशन में, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब जो कि उड़ नहीं सकता, वो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा, और वेपर प्रेशर भी क्या है आपका, लोअर हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी लोअर हो जाएगा। तो ऑसोमोटिक प्रेशर होता है एक हमारे पास ऑसोमोसिस के दौरान जो यूज़ करा जाता है। ऑसोमोसिस होता है ना फ्लो ऑफ, जैसे कि हम ऑसोमोसिस के बारे में एक ब्रीफ बता देती हूँ आप लोगों को। बेसिकली इट इज़ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन to higher concentration through a semi permeable membrane, और वो मेम्ब्रेन एनिमल बेस्ड भी हो सकती है, प्लांट बेस्ड भी हो सकती है, और कुछ वो मैन मेड भी हो सकती है। तो ये है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे आप सिंपल सी एग्जांपल लीजिए, रेजिन्स को ओवरनाइट पानी में डिप कर दो तो वो स्वेल हो जाती है, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर हमने जिसमें डाला है पानी, उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है कम है, मतलब उसमें देखा जाए तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब फ्रॉम दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू दी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऐड कर लेना है यहाँ पे। तो जब हमने पानी के अंदर रेजिन्स को डिप किया, पानी में तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, तो कहाँ जाएगा पानी, कहाँ मूव करेगा, रेजिन के अंदर जहाँ थिकनेस ज़्यादा है, जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। तो उस वजह से रेजिन स्वेल हो जाएंगे, इसे ऑसोमोसिस कहते हैं। इस दौरान जो प्रेशर अप्लाई होता है उसे कहते हैं ऑसोमोटिक प्रेशर, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CRT, C कॉन्सेंट्रेशन, गैस कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर। और यहाँ पे ये जो हमारे KF और KB हैं, इनके 2 फार्मूलाज और हैं, इन फार्मूलाज का कुछ भी मेथड नहीं है, इनको सिर्फ आपको लर्न ही करना पड़ेगा बेटा। तो हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर, हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब ये भी तो हो सकता है कि या तो एसोसिएशन हो जाए या डिसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब हमने फॉर एग्जांपल पानी के अंदर, पानी या किसी भी चीज़ में हमारे पास सल्फर है एडेड, सल्फर एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो S8 कंबाइन होके खड़ा हो गया वहाँ पे, भाई हम तो इकट्ठे रहेंगे सारे, तो वहाँ पे अब जो हमारे पास पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया। अब यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये वेंट ऑफ फैक्टर <<1 होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो हम मान रहे थे कि 8 है, वो पूरा एक ही बन के बैठ गया, ठीक है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल हो गया, तो वहाँ पे ये वेंट ऑफ फैक्टर I1/8 है। इस तरीके से फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, तो वेंट ऑफ फैक्टर 1/4, और जो डाइमर में एग्जिस्ट करता है उसके लिए हाफ। अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो अल्फ़ा का ये फार्मूला है 1 - एसोसिएशन I एंड 1 - 1/n। तो ये 2 फार्मूला। अगर हम बात करें डिसोसिएशन की, जब हम डिसोसिएट कर रहे हैं किसी चीज़ को, जैसे CH3 COOH हमने बोला कि ये है पानी में, पर नहीं, इसको तो अलग से लेना था, तो ये 2 फॉर्म में रह रहा है, 2 आयॉन्स बना के रह रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास I क्या हो जाएगा 2, तो इस केस में I इज़ ग्रेटर देन 1 एंड I इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमारे पास आएगा दैट इज़ I-1 डिवाइडेड बाय n-1 नंबर ऑफ जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो गए वहाँ पे। तो यहाँ पे I की एक और वैल्यू भी हो सकती है। I को जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने सोचा कि पानी में नमक डाल दिया
तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ये आ गई। पर नहीं, इसको तो अपना काम करना ही था ना, तो ये कहेगा कि हमने जो ऑब्जर्व किया और जो टोटल नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हो सकता है NaCl में एग्जिस्ट ही ना करे, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयोन्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या देगा आपको, वेंट ऑफ फैक्टर। सिमिलरली नॉर्मल मास जो होना चाहिए था और जो ऑब्जर्व किया गया वो भी आपको वेंट ऑफ फैक्टर देगा। और NaCl के केस में जैसे कि मैंने यहाँ बताया 2 आयॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो I की वैल्यू 2 है। 100% डिसोसिएशन होता है यहाँ पे अल्फा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, यहाँ पे 100% डिसोसिएशन शो होता है, तो अल्फा क्या हो गया आपका 100%। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो कुछ चेंजेस आ जाएंगे अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर को कंसीडर करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, क्योंकि डिसोसिएशन और एसोसिएशन तो बेटा हो ही सकता है, यानी कि हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था आपका पूरा का क्विक रिवीजन एक तरीके से पूरे चैप्टर की, जिसमें हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। अब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूंगी, उसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरह हो जाएगा प्रिपेयर, एग्जाम के लिए हो जाएंगे आप पूरी तरह रेडी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। थैंक यू।